हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अ, आज हम लोग एक नया चैप्टर 11th का स्टार्ट कर रहे हैं नीट बूस्टर सीरीज में। बायो मॉलिक्यूल चैप्टर का नेम ही है बायो मॉलिक्यूल्स। आप लोग 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, वहाँ पर आपको बायो मॉलिक्यूल्स मिलेगा। क्या है कि ये चैप्टर कई सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा टफ तो ये हो ही जाता है। हम लोग बहुत स्लो स्टार्ट लेंगे, यहाँ पर सिंपल छोटे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस में मूव कर जाएंगे। इस बीच में क्या होगा कि आप भी पढ़ना केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल शुरू करिएगा बुक से, और धीरे धीरे आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को वहाँ देखते जाएंगे और इधर हम आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग आज जो फर्स्ट क्वेश्चन रख रहे हैं वह सीधा सीधा बायोमोलिक्यूल से ही है, डेफिनेशन रिलेटेड है। क्वेश्चन 1 है, बायोमोलिक्यूल्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यूज, और लास्ट ऑप्शन है ओनली डीएनए एंड आरएनए। आपको ध्यान देना है कि लिविंग टिश्यूज में जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन सब को हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी होगा, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यूज। थोड़ा सा बायो मॉलिक्यूल के बैकग्राउंड को भी हम लोग समझ लें। बायो मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सेकंड क्या है कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे बायो मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, नहीं 1000 डाल्टन से कम होता है, उनके लिए हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल वर्ड का यूज करते हैं। और कुछ बायो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है उनको हम लोग मैक्रो बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक और बात आपको यहां बताना चाहेंगे कि जो माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कौन कौन से आते हैं। आप बोलेंगे इनमें शुगर्स आते हैं, इनमें एमिनो एसिड्स आते हैं, और कौन से आते हैं तो आप बताएंगे कि यहां पर नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, और लिपिड्स भी माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में ही आते हैं। इतना क्लियर हुआ? जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें प्रोटीन रखा जाता है, प्रोटीन को रखते हैं हम लोग। उनमें पॉलीसेकेराइड्स को रखते हैं हम लोग, पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसेकेराइड्स को रखते हैं। उनमें न्यूक्लिक एसिड्स को रखते हैं। न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप्स के, डीएनए और आरएनए। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द 4 एलिमेंट्स कॉल्ड बिग 4। ध्यान रखना है, द 4 एलिमेंट्स कॉल्ड बिग 4 विच मेक अप 95% ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन अ लिविंग सिस्टम आर। आपसे पूछ रहा है कि जो लिविंग सिस्टम है, जो लिविंग बॉडी है, आप सिंपल एक सेल को समझ लें। एक सेल के अंदर में वो कौन से 4 एलिमेंट्स हैं जो पूरे एलिमेंट्स का 95% बनाते हैं, नहीं, और इनको हम लोग बिग 4 कहने लगते हैं। तो ध्यान रखना है यहां पर कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट्स बिग 4 हैं जो क्या करते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म का या हमारे प्रोटोप्लाज्म का 95% बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर भी क्या है कि अगर पूछ दे कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है, वहां आपका आंसर ऑक्सीजन होगा। प्रोटोप्लाज्म का 62% क्या होता है, अकेले ऑक्सीजन होता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। एमिनो एसिड इज अ, आपको बताना है कि क्या होते हैं एमिनो एसिड। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सब्स्टिट्यूटेड इथेन, एनी एसिड हैविंग एमिनो ग्रुप, और लास्ट है डेरिवेटिव ऑफ इंडो
इंडोल एसिटिक एसिड, ये लिखा है डेरिवेटिव ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। आपको याद रखना है कि एमिनो एसिड्स सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। राइट आंसर हमारा होगा सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब समझते हैं हम लोग कि क्यों एमिनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोला जाता है। मीथेन के अगर स्ट्रक्चर को याद करो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर याद करो, तो आप क्या करते हैं, एक सेंट्रल कार्बन लेते हैं और इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज पर हाइड्रोजन एटम लगा देते हैं, CH4 हो जाता है मीथेन। तो ये हो गया आपका मीथेन। अब ध्यान रखिए, अब ये मीथेन है, एमिनो एसिड नहीं है। हमने कहा कि एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, मतलब मीथेन में जो सेंट्रल कार्बन से ग्रुप्स लगे हैं उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहां जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे मान लो कि राइट साइड में हम लोग मान लेते हैं, तो वहां पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा होगा एसिड ग्रुप, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, आप पढ़े हुए हैं। एक वैलेंसी पर, कार्बन के एक वैलेंसी पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा रहता है, तो दूसरे पर एमिनो ग्रुप लगा रहता है। एमिनो ग्रुप भी आप जानते हैं, NH2 ग्रुप, ठीक है। थर्ड जो वैलेंसी है वहां पर वेरिएबल ग्रुप होता है, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ये H की जगह पे हम लोग R कर देंगे, और जो फोर्थ है वह हाइड्रोजन ही रहता है। अब जो आपके स्क्रीन पर स्ट्रक्चर आया है मीथेन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, अब ये क्या है, ये एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। नहीं, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एमिनो एसिड्स फ्रॉम मीथेन, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स शुड ऑक्युपाई द वैलेंसी पोजीशन ऑफ कार्बन। देखो ध्यान से, पिछला डायग्राम याद करो, लिखा है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एमिनो एसिड फ्रॉम मीथेन, मीथेन से एमिनो एसिड प्रोड्यूस करने के टाइम में हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स शुड ऑक्युपाई द वैलेंसी पोजीशन ऑफ द कार्बन के जो वैलेंसी हैं उस पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स, कितने फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वहां पर 4 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से बताओ, तो COOH बताया, NH2 बताया, और कौन सा बताया, वेरिएबल ग्रुप R बताया, और H बताया। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैव डिफरेंट, द 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैव डिफरेंट, जो एमिनो एसिड्स हैं 20, ऐसे देखो नेचर में टोटल 300 के आसपास एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इतना पहले क्लियर करो कि नेचर में एमिनो एसिड्स कितने होते हैं, तो 300 होते हैं। लेकिन लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 20 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। ये क्लियर हुआ। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई एनिमल बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल ही क्या, प्लांट हो सकता है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो लिविंग बॉडी में कुल कितने टाइप के एमिनो एसिड मिलते हैं, आप बोलेंगे 20 टाइप्स के एमिनो एसिड मिलते हैं। अब चलो, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि द 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैव डिफरेंट, तो डिफरेंट उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये जो 20 टाइप्स के एमिनो एसिड हैं उनमें डिफरेंस क्या है। हर एमिनो एसिड में क्या होगा, तो COOH ग्रुप होगा ही, हर एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप होगा, हर एमिनो एसिड में हाइड्रोजन लगा होगा सेंट्रल कार्बन से। वेरी क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप। ये जो R ग्रुप है, जो वेरिएबल ग्रुप है, ये क्या होगा, हर एमिनो एसिड में वेरी कर जाएगा, और इसी के चलते एमिनो एसिड क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। आंसर मिल गया हम लोगों को, यहाँ आंसर क्या होगा, R ग्रुप होगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द 2 ग्रुप्स ऑफ द गिवन फॉर्मूला इज इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एमिनो एसिड्स। ध्यान रखना है आपको, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ एमिनो एसिड्स का। एमिनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तब जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एमिनो एसिड का एक चेन बन जाता है जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन रीअरेंज होकर के प्रोटीन मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अभी हमारे से क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द 2 ग्रुप्स ऑफ द गिवन फॉर्मूला
इज इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड तो हम लोग को पता चल गया है, इसमें देखो ध्यान से, तो इसमें 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड या COH ग्रुप, यहाँ R, यहाँ NH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन से 2 ग्रुप्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, हम लोग यहीं पर डायग्राम से समझ लेते हैं। एक तो ये हो गया जो दिया हुआ है क्वेश्चन में एमिनो एसिड। दूसरा हम लोग बना लेते हैं यहाँ स्क्रीन पर, जैसे मान लो एक सेंट्रल कार्बन हुआ, इस सेंट्रल कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इससे मान लो कि यहां पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहां पर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से 2 ग्रुप्स जो हैं वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अगर हम लोग और थोड़ा सा क्लियर बनाना चाहें तो इसको और ओपन करके थोड़ा लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, और दूसरा हम लोग मान लो ऐसे थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर दिखाते हैं यहाँ पर। अब देखो जरा सा, मान लो इसको एमिनो एसिड A बोल दिया और इसको B बोल दिया, ठीक है ना। तो A एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के B के किससे ऐड होता है, आप बोलेंगे एमिनो ग्रुप से। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो जाके कंबाइन कर जाएगा किससे, एमिनो ग्रुप के H से, और रिलीज हो जाएगा H2O, और फिर ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड से ऐड हो जाएंगे, जिस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा अब आपसे कि भाई ये जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनमें से कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1 पार्टिसिपेट करता है, देखो यहाँ पर NH2, और दूसरा 3 पार्टिसिपेट करता है। आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन B राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो लिविंग बॉडी होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल मिलता है। आप ध्यान रखेंगे, अगर मोस्ट अबंडेंट बोलता है केमिकल तो आप आंसर लगाएंगे वाटर। कोई भी लिविंग बॉडी होता है नॉर्मली उसमें 70% क्या होता है, वाटर। साइटोप्लाज्म का 70% पार्ट क्या होता है, वाटर होता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल। एनिमल थोड़ा ज्यादा ही वाटर होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अगर पूछ दे कि भाई कौन सा बायोमोलिक्यूल मोस्ट अबंडेंट है या कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा मिलता है सेल में, वहां आपका आंसर बदल जाएगा। अगर यही लिखता है कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल ना लिख करके ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमोलिक्यूल लिखता, वहां आपका आंसर होता प्रोटीन। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ओवरऑल पूछे तो वाटर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमोलिक्यूल पूछे तो वहां पर आंसर आपका प्रोटीन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एमिनो एसिड्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपका ये जो क्वेश्चन है ये NCERT में दिया हुआ है, वहां से डायग्राम से क्वेश्चन है। आपसे पूछता है कि यहाँ पे सीक्वेंस बताना है आपको, आइडेंटिफाई द एमिनो एसिड्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये वाला मान लो कि जो फर्स्ट डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये देख करके आपको बताना है कि ये किस एमिनो एसिड का है, ये सेकंड वाला किस एमिनो एसिड का है और ये थर्ड वाला किस एमिनो एसिड का है। तो आप ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट एमिनो एसिड है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चंस में एमिनो एसिड को बना रहे थे, सब्स्टिट्यूटेड मेथड को ड्रॉ कर रहे थे। ऐसा एमिनो एसिड इसको एलानिन बोलते हैं। ये जिसमें यहां देखो, यहां आर होना चाहिए था, आर के प्लेस पर, आर के जगह पे यहां पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यह कौन सा एमिनो एसिड है, यह है एलानिन, ठीक है ना। आर के जगह पे जहां मिथाइल है तो वो कौन सा एमिनो एसिड हो जाएगा, एलानिन। सेकेंड, ये देखो एक एमिनो एसिड को ध्यान से, इसको नहीं, ये जो एमिनो एसिड है इसमें तो आर है ही नहीं, यहां तो आर के जगह पर देखो ध्यान से एच है, मतलब यहां पर जो एच है उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। तो आप यहां पर बोलेंगे कि ये एमिनो एसिड सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। ध्यान रखना, सबसे सिंपल एमिनो एसिड है ये,
अब इसका नाम क्या है, ये कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें आर की जगह पर एच है? आप बोलेंगे यह है ग्लाइसिन। एमिनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा होता है, आप बोलेंगे ग्लाइसिन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें आर के जगह पर क्या होता है? एच होता है, आप बोलेंगे ग्लाइसिन। अब चलो, तो हमको तो 2 एमिनो एसिड्स मिल गए, एलानिन मिल गया और ग्लाइसिन मिल गया। एक थर्ड जो डायग्राम दिया हुआ है तो वो किसका हो जाएगा? तब वो हो जाएगा सेरीन का। क्लियर है? तो ये एमिनो एसिड मिल गया सेरीन। ठीक है ना? चलिए, अब आंसर बनाना हमारा इजी हो गया। फर्स्ट होगा एलानिन, सेकंड होगा ग्लाइसिन और थर्ड होगा सेरीन। एलानिन, ग्लाइसिन और सेरीन, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। आप फोकस बना के रखिएगा ये जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है उस पर और एलानिन पर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शोन इन द फिगर। जो फिगर दिया हुआ है ये फिगर कौन से मॉलिक्यूल का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। किस मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है? तो अगर देखो दोनों डायग्राम को, दोनों फिगर को, तो सबसे पहले तो जो फिगर ए है इस पर फोकस करें हम लोग। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स का नंबर काउंट करो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, नहीं 6 कार्बन कंपाउंड है। यह फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, C6H12 C6H12O6 आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है? आप बोलेंगे ग्लूकोज का। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई C6H12O6 तो फ्रुक्टोज का भी होता है, फिर ये फ्रुक्टोज का क्यों नहीं है? नहीं, तो आप जा करके बुक में देखिएगा जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को फ्रुक्टोज के, तो वहां पर क्या होगा कि जो सेकंड कार्बन होता है वहां पर कौन सा ग्रुप होता है? तो आप बोलेंगे वहां पर होता है कीटोन ग्रुप। नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये जो सेकंड कार्बन है यहाँ कीटोन ग्रुप होगा, यहाँ CH2OH होगा, ना कि सिर्फ OH। क्लियर है? तो इस हिसाब से ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला। सेकंड पर आते हैं बी वाले ऑप्शन पर। यहां पे अगर कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4 5, नहीं ये 5 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये 5 कार्बन जो शुगर होते हैं उनमें आप पढ़े होंगे 2 टाइप्स के होते हैं, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। क्लियर है? ये राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। जब आप डिऑक्सी राइबोज के फॉर्मूला में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है। बात समझ में आ रहा है ये? लेकिन यहां पर अगर ऑक्सीजन काउंट करो जैसे C5H10O5 राइबोज का फॉर्मूला होता है, आप काउंट करो तो कार्बन तो 5 है, हम लोग काउंट कर लिए हैं। अगर हाइड्रोजन काउंट करें हम लोग तो देखना जरा सा 1 2 3, जहां जहां नहीं लिखा है वहां भी, तो यहां भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 10, तो ये भी मिल गया 10 और ऑक्सीजन 5 मिल जाएगा आपको। देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो क्लियर हो गया कि ये डिऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला ना होकर किसका? ये राइबोज का। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ग्लूकोज एंड राइबोज। देखो जरा सा ऑप्शन सी को, ग्लूकोज एंड राइबोज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जाके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, सबको प्रैक्टिस कर जाना है, कई बार प्रैक्टिस कर जाना है, ताकि एग्जाम में आए तो आपको हेजिटेशन नहीं हो, आप क्या कर सकें, ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट कर सकें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर जनरली यूज्ड इन कंपोजिशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ध्यान रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना? किस बेसिस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। हमारा क्वेश्चन ये
मोनोसेकेराइड से, ठीक है, जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है ना, इनमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है। अब पूछ रहा है कि ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं इनमें कितने कार्बन एटम होते हैं। आप बोलेंगे कि मोनोसेकेराइड में 3 to 7 कार्बन एटम होते हैं। इसको दिमाग में बैठा कर रखना है। अगर कोई ऐसा शुगर मॉलिक्यूल हो, मोनोसेकेराइड हो, जिसमें 3 से कम कार्बन हो, स्टेबल नहीं होगा, तो 3 से कम हो नहीं सकता है, और 7 से ज्यादा मिला नहीं नेचर में। क्लियर है? तो 3 to 7 होते हैं। क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा कि जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसके सिंपलेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रखे हैं। ये जो 10 क्वेश्चन थे ये सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन का लेवल अप होगा, हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इस बीच में जो आपको टाइम मिलता है 1 डेज का, कल हम लोग फिर नेक्स्ट सेट डालेंगे क्वेश्चन का, आप बायोमोलिक्यूल्स को ठीक से रिवाइज कर जाइए, तब आपको मजा आएगा। नहीं तो क्या है, इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। चलिए, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ। थैंक यू।